इस आर्ट को एक फादर के थ्रू अपने सन को सिखाया जाता है और इस तरीके से ये अपने हैंडीक्राफ्ट को, अपने आर्ट को प्रिजर्व किए हुए हैं। तो हैंडीक्राफ्ट का इवोल्यूशन होता है वहां के कल्चर से, वहां के क्लाइमेट से और वहां के मटेरियल से। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के टाइम पर भी हमें काफी सारे पॉट्स, काफी सारे पॉटरी और काफी सारे स्टैच्यूज भी देखने को मिले। बहुत ही फेमस सॉल है, पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आप मार्केट में कीमत देखोगे तो मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज फारूक। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज का नाम है बेसिक इंडियन जीके। और इस सीरीज में अब तक हम काफी सारे एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि जल्दी से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप उन सारे एपिसोड्स को देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज है और इसमें हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से लिंक करता है। और इसके साथ ही आप सभी जानते हो कि एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम में अब बेसिक इंडियन जीके से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस एपिसोड में हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और मटेरियल हेरिटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड मटेरियल हेरिटेज के बारे में। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। बट इस वास्ट टॉपिक को हम स्टेट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स में, या फिर कोई रीजन भी अगर आप मान के चलो, तो इंडिया के हर रीजन में एक यूनिक आर्ट है, एक यूनिक हैंडीक्राफ्ट है। तो आज हम उन सारे हैंडीक्राफ्ट्स को और सारे मटेरियल हेरिटेज को स्टेट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस एपिसोड को आप ऐसे अज्यूम करके चलिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपको ये ट्रेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और मटेरियल हेरिटेज का टूर कराने वाली है। तो आज की ये ट्रेन हर स्टेशन पर रुकेगी, यानी कि हर स्टेट पर रुकेगी और हम हर स्टेट के इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और मटेरियल हेरिटेज को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट और मटेरियल हेरिटेज को एक्सप्लोर करने से पहले हम उसके कुछ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज मिलेनिया ऑफ हेरिटेज। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट कोई नया नहीं है, ये हजारों साल पुराना ट्रेडिशन है। हजारों साल से इंडिया में काफी सारे क्राफ्ट्स पर काम किया जा रहा है, काफी सारे यूनिक क्राफ्ट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत फेमस है। अगर हम बात करें बहुत टाइम पहले की, अपने एंशिएंट टाइम की, तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के टाइम पर भी हमें काफी सारे पॉट्स, काफी सारे पॉटरी और काफी सारे स्टैच्यूज भी देखने को मिले। तो जितने भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के टाइम पर ये पॉट्स मिले, पॉटरी मिली और ये यूनिक स्टैच्यूज मिले, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं कि हमारी ये जो क्राफ्ट है इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये कोई नया नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। इसीलिए इट इज कॉल्ड मिलेनिया ऑफ हेरिटेज। नाउ अब हम अपने दूसरे पॉइंट को समझते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है रीजनल यूनिकनेस। इसका मतलब है कि हर रीजन की एक यूनिक हैंडीक्राफ्ट है और उस हैंडीक्राफ्ट को किसने तराशा है, वहां के क्लाइमेट ने उसको तराशा है, वहां के लोकल मटेरियल्स ने उसको तराशा है और उस रीजन के कल्चर ने उसको तराशा है। तो कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं होता जो उस कल्चर को इवॉल्व करता है या वहां पर किसी हैंडीक्राफ्ट को जन्म देता है। तो हैंडीक्राफ्ट का इवोल्यूशन होता है वहां के कल्चर से, वहां के क्लाइमेट से और वहां के मटेरियल से, जो कि लोकली अवेलेबल होते हैं। And now we will talk about the third point, that is living legacies। हमारे इंडिया में काफी सारी कम्युनिटीज हैं और डिफरेंट रीजन्स हैं और हर रीजन में, हर कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट हैं
जो एक फादर से एक सन को, एक फैमिली से, उनके एंसेस्टर से उनके आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस इंडियन हेरिटेज को ट्रांसफर किया जा रहा है और उनको खत्म नहीं किया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिविंग लेगेसी। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो आप देखेंगे कि कश्मीर में बनने वाली पश्मीना शॉल, कश्मीर में बनने वाली पश्मीना शॉल कश्मीर में ही बनती हैं और वहां का जो शॉल है पूरा वर्ल्ड में फेमस है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि एक जनरेशन अपनी नेक्स्ट अगली आने वाली जनरेशन को ट्रेन करती है कि किस तरीके से वो पश्मीना शॉल को बना सकते हैं और अपनी इस लेगेसी को, अपने इस हैंडीक्राफ्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इस स्टेट का नाम ना सुना हो, चाहे आप कहीं भी रहते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट में, बट आपने यूपी का नाम ऑलरेडी जरूर सुना होगा। बट इस उत्तर प्रदेश की, इस स्टेट की 3 ऐसी सिटीज हैं जहां के हैंडीक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है और आज मैं आपको उन तीनों सिटीज के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारा फर्स्ट सिटी है आगरा। अब देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों ने ताजमहल का नाम कभी सुना नहीं हो, कभी ना कभी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आपने पिक्चर्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, बट आगरा का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, राइट। तो आगरा में सबसे सुंदर जो बिल्डिंग है दैट इज मौज़ेलम, यानी कि आपका ताजमहल। अब जो आपका ताजमहल है उसको सबसे ज्यादा सुंदर कौन बनाता है? उस पर किया गया मार्बल इनले, यानी उस पर जो मार्बल लगी है और उस मार्बल पर जो नक्काशी का काम किया गया है वो मार्बल इनले उसको खूबसूरत बनाता है, राइट। तो अगर आप कभी भी ताजमहल देखने जाते हो या आप कभी भी आगरा जाओगे तो आप देखोगे कि आगरा अपने मार्बल इनले वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ताजमहल के 4 साइड्स को आप देखो, व्हाइट मौज़ेलम को देखिए, उस पर आपको काफी सारे फ्लोरल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, काफी सारे डिजाइन्स देखने को मिलेंगे। तो वो बने कैसे हैं? वो आपके बने हैं मार्बल पर इनले करके। अब वो टेक्निक, जिस टेक्निक से उस डिजाइन को बनाया गया है दैट इज कॉल्ड पेट्राडूरा। अब ये पेट्राडूरा टेक्निक क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये आपका एक मार्बल का स्टोन है। अब क्योंकि आप इस मार्बल के स्टोन को अभी देख रहे हैं तो आपको उस पर नक्काशी, आपको उस पर पेट्राडूरा दिख रहा है, बट जब इस मार्बल को सबसे पहले लेकर आया जाता है तो ये जनरली आपका प्लेन होती है, राइट। अब जब ये मार्बल प्लेन होती है तो इस पर एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है, या जो डिजाइन हम बनाना चाहते हैं उस डिजाइन को हम बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे इसमें एक फ्लोरल डिजाइन बनाना है, मान लीजिए मैंने एक फूल इसके अंदर बनाया, राइट। अब मैंने ये फूल इसके अंदर बनाया तो अब जितना पार्ट में मैंने इस फूल को बनाया है मैं उसको क्या करूंगा, एनग्रेव, यानी कि मैं इसको चीजल से जितने पार्ट में मैंने बनाया है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। उतने स्टोन को मैं चीजल और हैमर की हेल्प से बाहर निकाल दूंगा। अब जब ये मार्बल में बाहर निकाल दूंगा तो ये खाली हो जाएगा। अब क्योंकि ये डिजाइन मुझे दिख रहा है कि ये खाली है, अब मुझे इसको किसी मटेरियल से फिल करना होगा। तो अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर बहुत ही कलरफुल स्टोन है या फिर कोई और इसके अंदर आप मटेरियल फिल कर सकते हो। तो यहां पर दूसरा एक कोई ग्लास या फिर कोई और मटेरियल फिल किया गया या कोई और कलरफुल स्टोन। अब आप इस व्हाइट मार्बल पर जिस पर आपने डिजाइन बनाया, इस डिजाइन के अंदर वो फिल करते जाओगे जो आपका कलरफुल स्टोन आप लाए हैं नया। तो इस तरीके से आपका मार्बल इनले यानी कि पेट्राडूरा किया जाता है। सो दिस इज पेट्राडूरा। तो आगरा इज फेमस फॉर पेट्राडूरा टेक्निक। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी सिटी की जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। इसको हम इंडियाज ब्रास सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। और मुरादाबाद एक ऐसी जगह है यूपी की जहां से पूरी दुनिया में ब्रास को एक्सपोर्ट किया जाता है। भर भर के यहाँ पे आपको ब्रास वेयर, वेजल्स, वेस, यूटेंसिल्स आपको सब यहाँ मिल जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंडियाज ब्रास सिटी जो पूरी दुनिया में ब्रास को एक्सपोर्ट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड सिटी दैट इज सहारनपुर।
सहारनपुर फेमस है अपने वुड कार्विंग के लिए। अब ये वुड कार्विंग क्या है इसको समझ लेते हैं। तो काफी बार आपने बहुत ही डेकोरेटेड बेड देखे होंगे, जिनका बेड हेड जो होता है बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव होता है, या आपने कोई चेयर देखी होगी जिसमें बहुत ही अच्छा फ्लोरल पैटर्न बना होगा या कोई और डिजाइन बना हो सकता है, बट उस पर जो डिजाइन बनाया गया है वो कार्व करके बनाया गया है। तो वुड कार्विंग का सबसे ज्यादा जो काम होता है वो आपको सहारनपुर में मिलेगा। तो सहारनपुर इज फेमस फॉर इंट्रिकेट फर्नीचर और अपने डेकोरेटिव स्क्रीन्स के लिए, और इसको बनाने के लिए ये यूज करते हैं शीशम की लकड़ी। तो शीशम की लकड़ी पर कार्विंग की जाती है एंड इट इज एक्सपोर्टेड टू अदर एरियाज ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू द फॉरेन कंट्री। एंड दिस पिक्चर डिपिक्ट्स द वुड कार्विंग, जिसमें हम वुड को कार्व कर रहे हैं चीजल और मैलेट की हेल्प से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, आंध्र प्रदेश। इंडिया का वो स्टेट जो अपने खिलौनों के लिए फेमस है। लेकिन ये जो टॉयज बनाए जाते हैं वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्यों ये फेमस है, उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश फेमस है अपने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट टॉयज के लिए। तो अगर हम सबसे पहले टॉयज की बात करें, इस पिक्चर की अगर हम बात करें तो ये आपका शो करते हैं कोंडापल्ली टॉयज। तो ये जो आप स्क्रीन पर टॉयज देख रहे हो, इन टॉयज को हम कहते हैं कोंडापल्ली टॉयज। अब ये जो कोंडापल्ली टॉयज हैं ये आपके वाइब्रेंट वुडन फिगर्स हैं, यानी कि लकड़ी से, वुड से इनको बनाया गया है। तो अगर बच्चे खेलते हैं तो इनके टूटने का कोई टेंशन नहीं होता। आई रिमेंबर बचपन में मेरे पास जो खिलौने थे वो टूट जाते थे एंड आई वुड क्राई अ लॉट, बट अगर आपके पास कोंडापल्ली टॉयज है तो ये टूटते नहीं है, आप जितना चाहे उतना इनको गिरा सकते हैं। सो आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर द कोंडापल्ली टॉयज। अब सेकंड टॉयज की अगर हम बात करें, ये भी वुड क्राफ्ट है, वुड हैंडीक्राफ्ट है, इसका नाम है एतिको पक्का टॉयज। तो अगर हम एतिको पक्का टॉयज की बात करें तो एतिको पक्का टॉयज भी आपके वुड के बने होते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें कि कोंडापल्ली टॉयज में और एतिको पक्का टॉयज में क्या डिफरेंस है, तो एतिको पक्का टॉयज में जो इनका आउटर सरफेस है उस पर लेकर किया जाता है, यानी कि लेकर एक टेक्निक है जिसमें हम इनको ऐसे कलर करते हैं कि इनकी जो बाहर की सरफेस होती है वो काफी शाइनी होती है, बहुत ही चमकदार। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के थर्ड हैंडीक्राफ्ट के बारे में, जिसका नाम है बिद्रीवेयर। अब बिद्रीवेयर क्या है, तो देखिए अगर आप इस इमेज को ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको इस इमेज में दिखेगा कि ये जो मेटल है जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि ब्लैक मेटल पर हम लोग एक सिल्वर डिजाइन बनाते हैं, यानी कि ब्लैक मेटल का कंट्रास्ट हम किससे कर रहे हैं, सिल्वर के साथ में। तो अब ऐसा नहीं है कि ये मेटल पहले ब्लैक था, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो मेटल है दैट इज अलॉय, ये एक मिक्सचर है, ये एक अलॉय होता है, और इस मेटल पर सबसे पहले हम ये डिजाइन बनाते हैं और चांदी से यानी कि सिल्वर से हम, या फिर सिल्वर की वो वायर भी हो सकती है, सिल्वर हो सकता है या फिर वो सिल्वर की वायर हो सकती है, उससे अपने डिजाइन को फिल करते हैं। अब डिजाइन को फिल करने के बाद हम इस मेटल को ऑक्साइड करते हैं, यानी हम इसको ब्लैक करते हैं, और तब जाके हमें कंट्रास्ट मिलता है सिल्वर और ब्लैक का। सो दिस इज कॉल्ड बिद्रीवेयर, जो कि सिल्वर इनलेट मेटल वर्क है, यानी कि हमने मेटल के अंदर आपका सिल्वर को इनले किया हुआ है। पेट्राडूरा में हम मार्बल के अंदर स्टोन को फिट कर रहे थे, बट यहां पर हम मेटल वर्क के अंदर सिल्वर को फिट कर रहे हैं। सो दिस इज योर बिद्रीवेयर। तो आंध्र प्रदेश के ये 3 हैंडीक्राफ्ट्स और मटेरियल हेरिटेज हैं जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। अगर हम आंध्र प्रदेश के सबसे फेमस हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो दैट इज कोंडापल्ली डॉल्स। अब ये जो कोंडापल्ली डॉल्स या फिर आप टॉयज बोल सकते हो, ये कोई नया नहीं है, ये 400 ईयर्स पुराने हैं, यानी कि इनका जो कल्चर है, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो हैंडीक्राफ्ट है वो 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब ये जो क्राफ्ट है इसको
बनाया कैसे जाता है? अब इस क्राफ्ट को बनाने के लिए एक लकड़ी यूज की जाती है, एक वुड यूज की जाती है और उसका नाम है टेल्लापोनिकी। तो टेल्लापोनिकी एक ऐसी वुड होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है और उसको कार्व करना, कोई भी शेप देना काफी इजी होता है। तो टेल्लापोनिका इज अ सॉफ्ट वुड। अब क्योंकि सॉफ्ट वुड है तो कार्व करना आसान है, कोई भी फिगर बनाना इसमें बहुत ही आसान है। अब हमारे पास वुड तो है जिसका नाम है टेल्लापोनिकी, लेकिन हमें चिपकाने के लिए ग्लू की भी जरूरत है। अब जो हमें ग्लू चाहिए वो बनता है आपके टमरिन सीड से, यानी कि इमली के बीज से ये पेस्ट बनता है और इसको यूज करके हम बनाते हैं कोंडापल्ली डॉल्स। अब ये जो डॉल्स इनकी थीम्स क्या हो सकती है इन टॉयज की? वो आपके आर्टिस्टिक थीम्स हो सकते हैं, जैसे आपकी माइथोलॉजी हो सकती है, आपके जो भी रिलीजन है उससे रिलेटेड स्टोरीज हो सकती हैं, गॉड या गॉडेस से रिलेटेड कोई स्टोरी डिपिक्ट कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर डिपिक्ट कर सकते हैं, या किसी रूरल लाइफ को दिखा सकते हैं, किसी एनिमल को ये क्रिएट कर सकते हैं, या कोई अपना नेचुरल या फिर कुछ और बना सकते हैं। अब बात आती है कलर की, तो इसमें जो कलर यूज किए जाते हैं 2000 इनामेल कलर। अब ये इनामेल कलर क्या है? तो इनामेल कलर जो होते हैं वो आपके वाटरप्रूफ होते हैं, यानी अगर इस टॉय पर पानी गिर जाए तो ये खराब नहीं होते हैं, दे आर वाटरप्रूफ। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। अब हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसका नाम आपने सुना होगा। हम बात करेंगे गोवा के हैंडीक्राफ्ट के बारे में, दैट इज लावो मंदरी एंड कोस्टल क्राफ्ट। ओके, तो अब हम बात करेंगे लावो मंदरी एंड कोस्टल क्राफ्ट के बारे में। अब कोस्टल क्राफ्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं? कोस्टल क्राफ्ट बोलने का रीजन ये है कि जो आपका गोवा है वो एक समुद्र के किनारे पर है। अब समुद्र के किनारे जो भी क्राफ्ट होती है दैट इज कॉल्ड कोस्टल क्राफ्ट, वो आपका कोस्टल क्राफ्ट है। अब हम सबसे पहले समझेंगे लावो मंदरी एम्ब्रॉयडरी बेसिकली है क्या। अब यहां पर मैं एम्ब्रॉयडरी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए जो क्राफ्ट होते हैं वो काफी सारे टाइप्स के होते हैं। अगर आप मेटल यूज कर रहे हो तो आपका मेटल क्राफ्ट हो गया, वुड यूज कर रहे हो तो वुड क्राफ्ट हो गया, पेंटिंग यूज कर रहे हो तो वो भी एक क्राफ्ट है। तो क्राफ्ट काफी सारे टाइप्स के होते हैं। यहां पर मैं आपको इस एम्ब्रॉयडरी आर्ट का केवल एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, बट एक वीडियो आएगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम सारे एम्ब्रॉयडरीज के बारे में बात करेंगे, सारी टेक्सटाइल्स के बारे में बात करेंगे। बस यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि केवल वुड आर्ट नहीं होती, केवल वुड हैंडीक्राफ्ट नहीं है, वुड के अलावा मेटल हैंडीक्राफ्ट भी है, आपका वुड आर्ट है, मेटल आर्ट है, आपका पेंटिंग्स वो भी आर्ट में आपके आते हैं। तो आर्ट बहुत वास्ट है, आप जो भी मटेरियल यूज करोगे वो भी आर्ट है। तो यहां पर हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे, हमने एक एग्जांपल दिया, लेकिन ज्यादातर हम बात करेंगे अदर आर्ट्स के बारे में, जनरली वुड आर्ट से रिलेटेड जो भी है या इसके अलावा कोई है। तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लावो मंदरी एम्ब्रॉयडरी है क्या। तो देखिए गोवा की एक बहुत ही फेमस आर्ट है, तो इस आर्ट को समझने के लिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर आपको एक आर्ट वर्क दिख रहा होगा, एक कोई पर्स है जिस पर आप देखोगे कुछ डिजाइन बना हुआ है, राइट। तो ये जो डिजाइन है दिस इज लावो मंदरी एम्ब्रॉयडरी। अब ये लावो मंदरी एम्ब्रॉयडरी है तो उससे बनता कैसे है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, तो उसको समझेंगे। देखिए ये एक निडल वर्क है, यानी कि निडल से किया गया बहुत बारीक काम है, राइट। अब इस पर आपके फ्लोरल डिजाइन हो सकते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन हो सकते हैं, वो आप इस पर कोई भी डिजाइन बना सकते हो। दिस इज योर लावो मंदरी एम्ब्रॉयडरी। अब हम बात करेंगे गोवा की सेकेंड हैंडीक्राफ्ट के बारे में जिसका नाम है कोकोनट शेल क्राफ्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर बीच है तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कोकोनट शेल, राइट। हम लोग भी गोवा जाते हैं और वहां पर कोकोनट हमने पिया, उसके बाद जो उसकी शेल है हमने उसको फेंक दिया, लेकिन जो आर्टिजन्स होते हैं वो उस सेल को भी रिसाइकल कर सकते हैं, उसको भी कुछ लाइफ कुछ मीनिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कोकोनट सेल क्राफ्ट कैसे काम करता है। तो ये जो आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं बेसिकली, तो ये आपके कोकोनट सेल से बने हुए हैं। तो सारे जितने भी कोकोनट शेल होते हैं उन सभी कोकोनट सेल को कलेक्ट किया जाता है, उन पर पैटर्न्स बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाया जाता है, फिर उसको कार्व किया जाता है और मार्केट में ये बहुत अच्छी प्राइस पर बिकते भी हैं। और ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये कोई ऐसे एक आइटम नहीं है जिनको कोई नहीं खरीदता, ये सारे आपके यूटिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो। इनमें काफी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी होते हैं
और ये आपके गोवा में काफी ज्यादा फेमस। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड आर्ट के बारे में, जिसका नाम है गोवा की टेराकोटा पॉटरी। अगर आप गोवा गए हैं कभी तो आपने वहां पे पॉटरी वर्क देखा होगा, लेकिन गोवा का जो पॉटरी वर्क है वो बहुत ही यूनिक है। यानी कि आपका यहाँ पे जो पॉटरी वर्क है वो कैसा है, क्योंकि गोवा एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल रीजन है। अब क्योंकि कोस्टल है तो समुद्र के किनारे, और समुद्र में जो आपको स्पेसीज मिलती है, जैसे मान लीजिए आपको मछली मिली, तो इन्होंने जो अपनी पॉटरी बनाई इसको इन्होंने शेप दिया एक फिश का, यानी पॉटरी क्या है आपकी, फिश है। क्लियर? तो बहुत ही यूनिक टेराकोटा पॉटरी है। सबसे पहले इसको क्ले में बनाते हैं, पूरा बनाने के बाद इसको फिर किल में फायर किया जाता है, और ये आप रिफ्लेक्ट करता है आपके कोस्टल लाइफ स्टाइल को और वहां के कल्चर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर मधुबनी पेंटिंग्स ऑलरेडी बहुत फेमस है। अब मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। अगर आप दिल्ली से हैं या आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आपने कहीं ना कहीं मधुबनी पेंटिंग्स को देखा होगा। मधुबनी पेंटिंग्स आपको वॉल्स पर दिख जाएंगे और इंडिया के हर स्टेट में दिख जाएंगी। और अगर हम बात करें फिलहाल के टाइम की, तो इंडिया में जितने भी ब्रिज बन रहे हैं उन सारे ब्रिज को जो पेंट किया जा रहा है तो मधुबनी आर्ट को वहां पे इंक्लूड किया गया है, तो हो सकता है आपको वहां पे भी देखने को मिल जाए। पर यहां पर इस वीडियो में हम मधुबनी आर्ट की ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ला रहे हैं और वो वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना है। और वो वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और उस वीडियो से उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने उसको एक सेपरेट वीडियो के तौर पर बनाया। बट चलिए उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस हैंडीक्राफ्ट को। अब इन हैंडीक्राफ्ट को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बिहार में या किसी भी स्टेट में केवल एक या दो हैंडीक्राफ्ट्स ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बट उन सारे हैंडीक्राफ्ट्स को पढ़ना और उन सारे हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है उनको हमने अपने इस एपिसोड में इंक्लूड किया हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिक्की ग्रास क्राफ्ट्स के बारे में। राइट? तो मार्केट में आपने ये सिक्की ग्रास के ऊपर जो टोकरी बनी हुई है, ये टोकरी आपने कभी ना कभी देखी होगी। पुराने टाइम में ऐसा होता था, आई रिमेम्बर कि मेरी जो दादी थी वो इस तरह की टोकरी लाती थी और रोटी चपाती को इसी तरह की टोकरी में रखती थी। इवन अगर आप गांव में देखोगे तो आज भी गांव में काफी सारे लोग स्टील के बर्तनों में खाना नहीं रखते हैं, रोटी नहीं रखते हैं। आज भी काफी सारे विलेजेस में, इवन सिटीज में भी लोग टोकरी में खाना रखना पसंद करते हैं। तो इस हैंडीक्राफ्ट के थ्रू हम काफी सारे आइटम्स बना सकते हैं, जैसे आपका ये टोकरी है, आपकी ये बास्केट है, या फिर आप कोई बैग भी इससे बना सकते हो। और केवल बैग और ऐसे टोकरी नहीं, बल्कि आप इनके अलावा भी काफी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हो। लेकिन इसको बनाने के लिए इस हैंडीक्राफ्ट में यूज किया जाता है आपका सिक्की ग्रास। राइट? तो सिक्की ग्रास को बहुत इजीली बुना जा सकता है और काफी सारे आइटम्स बनाए जा सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पटना कलाम। राइट? अब पटना कलाम बेसिकली क्या है, ये आपका मिनिएचर पेंटिंग्स है। राइट? तो कोई भी सीन होता है, चाहे वो किसी की डोली जा रही है या फिर कोई डेली लाइफ का सीन है, तो वो पटना कलाम के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है। अब पटना कलाम जो मिनिएचर पेंटिंग है, इसका हमने यहां पर केवल एक ही एग्जांपल रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी सारे एग्जांपल्स आपको अपने प्रीवियस एपिसोड में हम बता चुके हैं। ट्राइबल आर्ट्स का हमारा एक एपिसोड है जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और उस एपिसोड में हमने सारे ट्राइबल आर्ट्स और पेंटिंग्स के बारे में आपको बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। अब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि जम्मू और कश्मीर की जो हैंडीक्राफ्ट है वो क्या है। तो अगर आप कभी जम्मू कश्मीर गए हैं या कभी अगर आपने सुना हो तो पश्मीना शॉल बहुत ही फेमस शॉल है। सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इंडिया से, जम्मू एंड कश्मीर से बनती है और पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। पश्मीना शॉल का अगर आप मार्केट में कीमत देखोगे तो किसी भी अच्छी पश्मीना शॉल की कीमत मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होती है। हाँ, हो सकता है आपको कोई शॉल मिल जाए 80,000 में, 70,000 में, बट जनरली अगर आप एक एवरेज कॉस्ट मान के चलोगे तो 1 लाख से इसके
असली और अच्छी क्वालिटी के जेन्युइन शॉल अवेलेबल होते हैं। अब पश्मीना शॉल इतना महंगा क्यों है? ऐसा क्या है इस पश्मीना शॉल में जो ये इतना महंगा है? तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो ये शॉल इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें एक वूल का यूज होता है। अब इस वूल को हम कहते हैं कश्मीर वूल। अब ये जो कश्मीर वूल है वो आपके लद्दाख में एक गोट होती है, एक स्पेशल बहुत ही खास किस्म की है, और उस गोट से ये कश्मीर वूल आपको मिलता है और बहुत ही ये यूनिक होता है, रेयरली मिलता है, किसी और गोट में ये नहीं मिलता, किसी और लोकेशन पे ये नहीं मिलता। अब इसके बाद जब हम इस वूल को ले आते हैं तो उसको हैंड स्पन किया जाता है, यानी कि उसको चरखा चलाकर हाथ से बनाया जाता है। अब उसके बाद फिर इस पर कढ़ाई की जाती है और इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई पश्मीना शॉल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, रॉयल माने जाते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉलनट वुड कार्विंग। अब वॉलनट का नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर वॉलनट तो बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर क्या ही कार्विंग कर सकते, क्या ही ऑब्जेक्ट हम उससे बना सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक छोटे से वॉलनट से नहीं बनता। वॉलनट का ट्री होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, और उस वॉलनट ट्री की लकड़ी को, वुड को यूज करके ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब ये जो आपका वॉलनट है इस पर आप कोई भी फ्लोरल पैटर्न बना सकते हो, कोई भी ज्योमेट्रिक पैटर्न बना सकते हो। अब ये पैटर्न आप केवल बॉक्सेस पर ही नहीं, आप कोई भी फर्नीचर पर भी बना सकते हो। जनरली ऐसा होता है कि कश्मीर में जब किसी लड़की की शादी होती है तो माता पिता अपनी बेटी को कुछ जरूरत का सामान गिफ्ट करते हैं, तो उसमें आपके जो भी फर्नीचर दिए जाते हैं उन पर वॉलनट वुड कार्विंग की जाती है। और आज के टाइम में वॉलनट वुड कार्विंग कश्मीर का बहुत ही ज्यादा फेमस हैंडीक्राफ्ट है। इसके प्रोडक्ट्स भी काफी यूनिक होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के 3 आर्ट जिनको मैंने स्लाइड में इस एपिसोड में इंक्लूड किया है, तीनों को बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है आपका ढोकरा आर्ट। अब ये ढोकरा आर्ट क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप ना एक बार इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आप इस आर्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लाइफ टाइम आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि बनता कैसे है। शॉर्ट में बताऊंगा बट बहुत अच्छे से बताऊंगा, सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपके मेटल से बने हुए आइटम्स है, राइट? जो भी आपको ये फिगर्स दिख रहे हैं ये सभी आपके मेटल से बने हुए आइटम है। तो इनको बनाने के लिए हमने यूज किया है आपका ब्रास, राइट? बट अब हम इनको जब हम बनाते हैं तो इसके लिए एक टेक्निक होती है। तो आप देखोगे कि कभी भी अगर ढोकरा आर्ट की बात आएगी तो हम बात करते हैं लॉस्ट वैक्स के बारे में, ठीक है? या फिर आप कहिए कि लॉस्ट वैक्स ब्रास कास्टिंग टेक्निक। अब ये लॉस्ट वैक्स ब्रास कास्टिंग टेक्निक क्या है? तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। वैक्स यानी कि मोम, तो वैक्स की सबसे पहले एक स्टैच्यू बनाई जाती है। तो मान लीजिए कि मैंने वैक्स के थ्रू इस स्टैच्यू को बनाया, राइट? तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने इस स्टैच्यू को बनाया है और इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया है आपका वैक्स। अब जब मैंने इसको वैक्स से बना लिया और मेरा वैक्स जम गया इसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से, राइट? मेरा एकदम ये रेडी हो गया। अब इसके रेडी होने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर क्ले लगाते हैं, राइट? हम इसके ऊपर क्या करते हैं? इसके ऊपर क्ले लगाते हैं, यानी कि इसको चारों तरफ से मिट्टी का इसके ऊपर एक बॉक्स बना देंगे, राइट? एक फ्रेम मैंने इसके ऊपर बना दिया और मैंने उसको पूरा सॉलिड बना दिया। अब अंदर मेरा क्या है? अंदर मेरा ये स्टैच्यू है या मेरा ये फिगर है और ऊपर क्या है? मेरा क्ले। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको फायर करते हैं, यानी कि इसको थोड़ा हीट अप करेंगे। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा बाहर वाला है, राइट? ये जो बाहर वाला हमारा टेराकोटा क्ले है वो टेराकोटा बन जाएगा, यानी कि ये एक सॉलिड बन जाएगा। अब जब ये सॉलिड बन जाएगा और मोम जो है हमारा वैक्स, वो वैक्स हमारा पिघल जाएगा, राइट? तो अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास एक मोल्ड बचता है। अब वो मोल्ड कैसा है कि उस मोल्ड में सिर्फ
क्ले है हमारी, सॉलिड क्ले, और अंदर क्या है वो हॉलो है। क्यों हॉलो? इसलिए है क्योंकि जो वैक्स थी वो सारी वैक्स बाहर निकल आई, वो आपका मेल्ट हो गया। तो अब मेरे पास ऑलरेडी एक मोल्ड है, ये मोल्ड जो अंदर से हॉलो। अब इस हॉलो वाले पार्ट में, इस मोल्ड के अंदर मैं फिल कर दूंगा अपना पिघला हुआ ब्रास या जो भी मुझे मेटल चाहिए, राइट। अब इसको जब मैंने इसके अंदर फिल कर दिया तो ये मेरा सॉलिड हो जाएगा जमने के बाद, जो भी मेरा मेटल है, और तब मैं इसको तोड़ देता हूं, जो मेरा क्ले का बाहर वाला प्रोडक्ट है। क्लियर? और इस तरीके से आपका बनता है ढोकरा आर्ट के ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? अगर आप फिर भी नहीं समझे तो मैं आपको एक बहुत ही छोटा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मुझे एक बॉल बनानी है, राइट, मुझे एक बॉल बनानी है, तो मुझे बॉल बनाने के लिए कैसा मोल्ड चाहिए? मुझे एक मोल्ड चाहिए जो मिट्टी का हो, राइट। तो मिट्टी का मैंने एक मोल्ड लिया। अब इस मोल्ड में क्या है कि अंदर से ये हॉलो है इस तरीके से, राइट। ये मेरा बॉल है, अंदर से हॉलो है, और यहां पर ये मेरा पूरा बाहर से मिट्टी से है, राइट। तो मैंने एक ओपनिंग दी, और ओपनिंग देने के बाद मैंने इसको फिल कर दिया अपने पिघले हुए ब्रास से। तो अब मेरा ब्रास इसके अंदर चला गया, तो बाहर वाला मेरा किसका है? मिट्टी का है, राइट, क्ले का है, और ये अंदर मेरा क्या आ गया? ब्रास। अब ये ब्रास जब गया तब पिघला हुआ था, बट धीरे धीरे आपका सॉलिड हो जाएगा, और जब ये ब्रास सॉलिड हो जाएगा तो ये मेरी बॉल के जैसा बन जाएगी। तो मैं इसका जो बाहर का मोल्ड है, क्योंकि मिट्टी का, तो मैं इसको तोड़ दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा? एक बॉल। तो इसी तरीके से जो ढोकरा आर्ट है उसमें आइटम्स को बनाया जाता है। क्लियर? और ये ट्राइबल आर्टिजन्स के द्वारा अभी तक प्रिजर्व है, और लगभग 4000 साल पुरानी ये हैंडीक्राफ्ट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज बंबू एंड वुड क्राफ्ट। अब यहां पे आप देखो, आपको काफी सारे बास्केट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये सारे बास्केट्स को बनाने में हमने यूज किया है आपका बंबू एंड वुड। क्लियर? अगर हम बंबू की बात करें तो बंबू एक हार्ड वुड होता है, जनरली फोल्ड नहीं होता या बैंड नहीं होता, बट हम इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेते हैं, तो उनको मोल्ड करना या कोई शेप देना थोड़ा इजी होता है। क्लियर? तो ये फॉरेस्ट से इंस्पायर्ड क्रिएशंस आपकी होती हैं, दैट्स इट। और ये ट्राइबल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज फोक वॉल पेंटिंग्स, राइट। तो हम बात कर रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ की, राइट। तो फोक वॉल पेंटिंग्स के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये है आपका फोक वॉल पेंट। इसके बारे में हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात की है, तो उसके लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। आई बटन पर मैंने उस वीडियो को आपको अटैच किया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, राइट। यहां पर हम दो स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कर्नाटक एंड केरला, बट फर्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक का जो हैंडीक्राफ्ट है बहुत ही यूनिक है। तो सबसे पहले आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। अगर आप इन हैंडीक्राफ्ट को समझना चाहते हैं, इस आर्ट वर्क को ज्यादा टाइम के लिए याद करना चाहते हैं, तो इमेजेस को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। आप केवल थ्योरी पढ़ के, थ्योरी समझ के अगर सोचेंगे और इनको करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन या 2 दिन या 5 दिन उसके बाद आप इसको भूल जाएंगे। बट अगर आप इमेज याद कर सकते हो तो आपको पूरा मेथड याद रहेगा कि किस तरीके से ये आर्ट बनती है, किस तरीके से इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। चलिए तो बात कर लेते हैं कर्नाटका के बिद्री वेयर की। तो बिद्री वेयर में हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो हमारा ये मेटल है दैट इज ब्लैक, आपको ऑलरेडी ब्लैक कलर दिख रहा होगा, और ये जो आपके डिजाइन्स बने हैं, जो फ्लोरल आपका डिजाइन है फूल वाला, ये आपका सिल्वर का। क्लियर? तो इसमें आपका जो प्योर सिल्वर होता है उसको हम फिट करते हैं आपके इस ब्लैकेंड मेटल के अंदर, राइट। प्रोसेस मैंने प्रीवियस स्लाइड में इसका पूरा आपको बताया था, सो वी डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन। सो दिस इज योर बिद्री वेयर। क्लियर? फ्लोरल पैटर्न्स हो सकते हैं और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी आप बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोकोनट शेल आर्ट। और ये कोकोनट शेल आर्ट हमने गोवा में भी देखा था, बट अभी हम देखेंगे केरला, राइट। केरला में भी कोकोनट शेल आर्ट एक हैंडीक्राफ्ट है। क्लियर?
तो इसमें आपके देखिए इन्होंने कोकोनट शेल को यूज करके किस तरीके से इन्होंने यूटेंसिल्स बनाए हुए। क्लियर? बहुत ही सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छी हैंडीक्राफ्ट। फिगर में आपको बहुत ही सिंपल दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं और आपको इंट्रिकेट कार्विंग यानी कि बहुत बारीक कार्विंग्स भी आपको देखने को मिल सकती है। फ्लोरल डिजाइन्स हो सकते हैं और पैटर्न्स भी हो सकते हैं, जो या तो ज्योमेट्रिकल हो या फिर कुछ और डिजाइन्स भी क्रिएट इस पर किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। अब हम बात करते हैं आसाम स्टेट के हैंडीक्राफ्ट्स और मटेरियल हेरिटेज के बारे में। तो अगर हम आसाम की बात करें और सिल्क साड़ी का नाम ही ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट टेक्सटाइल को हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में, क्योंकि सारे बेसिक इंडियन जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सबको कवर कर रहे हैं। बट अभी हम फिलहाल बात करेंगे कुछ और हैंडीक्राफ्ट के बारे में। अभी हम टेक्सटाइल की बात नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेल मेटल आर्टिस्ट्री की। तो बेल मेटल में क्या है आपका? बेल मेटल आर्टिस्ट्री में आपके बेल्स बनाए जाते हैं मेटल को यूज करके। तो ये आपका एक मेटल वेयर है। क्लियर? और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफर किया जाता है। इस आर्ट को एक फादर के थ्रू अपने सन को सिखाया जाता है और इस तरीके से ये अपने हैंडीक्राफ्ट को, अपने आर्ट को प्रिजर्व किए हुए हैं। एंड द नेक्स्ट इज बंबू एंड केन। तो बंबू और केन आपके दो वुड प्रोडक्ट हैं। तो बंबू है, उसकी स्पेशलिटी है कि वो एक हार्ड मटेरियल है, इसको बेंड करना, मोल्ड करना आसान नहीं होता। सेकंड, उसका जस्ट अपोजिट केन। केन को बेंड करना, मोल्ड करना इजी रहता है। तो इन दोनों को यूज करके हम काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि आपका बास्केट, आपका मैट्स या फिर कोई और हाउसहोल्ड आइटम्स। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट है, ये जो आइटम्स हैं, ये उस रीजन के, उस कम्युनिटी के कल्चर को और उनके फेस्टिवल्स को और उनके रिचुअल्स को डिपिक्ट करते हैं। ये वहां इनका जो क्राफ्ट है वो इनके कल्चर, क्लाइमेट और लोकल अवेलेबल मटेरियल से इंस्पायर्ड होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। अब हम बात करेंगे माय फेवरेट ब्लू पॉटरी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ब्लू पॉटरी बहुत ही फेमस है। आपको जो भी बर्तन मिलेंगे, जो भी पॉटरी आपको मिलेगी, वो आपकी ब्लू होगी, यानी कि ब्लू कलर होगा। और ये ग्लेज्ड होते हैं, यानी कांच के जैसा आपको लगेगा, एक चमक होगी, बहुत ही शाइनी सरफेस होगी। और इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ब्लू पॉटरी आपका राजस्थान से रिलेट करता है, वहां की कल्चर और वहां के हैंडीक्राफ्ट से ये है। चलिए अब ब्लू पॉटरी को डिटेल में समझ लेते हैं। तो ब्लू पॉटरी से हम काफी सारे आइटम्स बना सकते हैं, काफी सारे मास्टरपीस बना सकते हैं। जैसे अगर हम सर्विंग वेयर की बात करें तो मार्केट में अभी अवेलेबल है। ऑर्नामेंटल टाइल्स भी हम बना सकते हैं, जो हम अपने फ्लोर्स पर यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही ट्रिंकेट बॉक्सेस हम बना सकते हैं, या फिर हम कोई ज्वेलरी बॉक्स भी बना सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डेकोरेटिव वेसेस। तो कोई भी आप वेस बना सकते हैं, जनरली फ्लावर्स रखने के लिए लोग बनाते हैं। So these are the products of blue pottery of राजस्थान। अब इसको बनाने के लिए आपका यूज किया जाता है क्ले। अब क्ले यूज किया जाता है, ये तो बहुत ही कॉमन बात है, ऑलरेडी सब जानते हैं। बट ये जो ब्लू है, ब्लू कलर आपको ऑलरेडी दिख रहा है, तो ठीक है, आप समझ गए कि ब्लू कलर है। बट अब हम एक चीज समझेंगे कि ये आपका ग्लास ही कैसे बनता है, ग्लेज्ड सरफेस इसके ऊपर कैसे अप्लाई होती है। तो इसको जब हम बनाते हैं, तो बनाने के बाद जब ये प्रोडक्ट बन जाता है, इस पर पैटर्न भी बन जाता है, तो लास्ट में हम इसके ऊपर एक पेस्ट लगाते हैं। और वो जो पेस्ट होता है वो होता है आपका एक मिक्सचर। और वो जो मिक्सचर आपका होता है उसमें आपका होता है ग्लास पाउडर। अब ग्लास पाउडर को इस सरफेस पे लगाया जाता है, यानी कि जो हमारा पेस्ट है उसमें वाटर भी ऐड होता है और अदर केमिकल्स या अन्य चीजें भी इसमें अवेलेबल होती है, मिक्स्ड होती हैं। अब जैसे ही हम उस पेस्ट को इसके ऊपर लगाते हैं, लगाने के बाद इसको थोड़ा हीट किया जाता है, मतलब फायर किया जाता है। अब जब ग्लास पाउडर इसके अंदर होता है तो वो गर्मी की वजह से, हीट होने की वजह से पिघलता है
और पिघलने की वजह से इसके पूरे सरफेस पर वो चिपक जाता है और वो इसको एक बहुत ही स्मूथ और ग्लासी एंड शाइनी सरफेस देता है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड मटेरियल हेरिटेज एक ऐसा टॉपिक है कि हर हैंडीक्राफ्ट की एक डिफरेंट टेक्निक है, हर हैंडीक्राफ्ट के लिए एक डिफरेंट मटेरियल है एंड हमने ऑब्वियसली विदाउट डाउट हमने पूरी कोशिश की है कि इस एपिसोड में हम आपको सारे हैंडीक्राफ्ट और सारे मटेरियल हेरिटेज और उनको बनाने की जो भी टेक्निक्स है वो आपको हम बता पाए। लेकिन YouTube पर सारे हैंडीक्राफ्ट्स को कवर करना, सारे मटेरियल हेरिटेज के बारे में आपको समझाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमने बहुत बेस्ट अपना ट्राई किया है, बट काफी सारे ऐसे मटेरियल हेरिटेज है, काफी सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट हैं जिनकी टेक्निक हम आपको यहां पर नहीं बता पाए, बट हम अपने क्लासेस में हर हैंडीक्राफ्ट की टेक्निक, उसको बनाने का पूरा प्रोसेस और इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत ही डिटेल और वास्ट तरीके से कवर करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, कितना डिटेल में हम कवर करते हैं, तो उसके लिए आप फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जल्दी से अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर लीजिए और जो भी इससे रिलेटेड आपका डाउट है वो आप अपनी डेमो क्लासेस में भी पूछ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर, मेघालय और मिजोरम के हैंडीक्राफ्ट और आर्ट्स के बारे में, राइट। तो अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर फेमस है वुड कार्विंग के लिए, राइट। तो वुड कार्विंग के थ्रू काफी सारे पीसेस बनाए जाते हैं, आर्ट वर्क आपको देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम अपने बम्बू क्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है, काफी सारे आइटम्स बनाए जाते हैं यहां पर बम्बू से। एंड द लास्ट वन इज मेघालय, और मेघालय फेमस है अपने केन वीविंग के लिए। केन वुड को यूज करके, उसको वीव करके, उसको बुन करके काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो जब भी हम किसी हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी आर्ट वर्क के बारे में पढ़ते हैं, तो आप हमेशा ये समझें कि जितने भी आपके हैंडीक्राफ्ट है, जितना भी ये आर्ट वर्क है, इसको प्रिजर्व अगर किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा वहां की कम्युनिटी ने। और जितने भी आर्ट वर्क हैं आप देखेंगे कि वहां के ये कल्चर और वहां के नेचर से इंस्पायर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं या जो ट्राइबल विलेज है वो इनको प्रिजर्व करते हैं। और ये जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं, ये किसी भी तरीके से नेचर को हार्म नहीं करते हैं, राइट। तो काफी सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो आपके 100% सस्टेनेबल है। अरुणाचल प्रदेश, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो प्राइम मटेरियल्स है वो आपका बंबू, केन, क्ले एंड वुड। तो पॉटरी को अगर हम देखें तो पॉटरी वहां का हैंडीक्राफ्ट है, काफी सारे वेजल्स बनाए जाते हैं जो क्ले को यूज करके बनाए जाते हैं। सेकेंड वुड कार्विंग, वुड कार्विंग भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है। तो ये आप देखिए कितना बेहद ही खूबसूरत एक वुड कार्विंग करके एक आर्ट पीस बनाया गया है। एंड द लास्ट वन इज केन एंड बंबू वर्क। केन और बंबू को यूज करके, वीविंग टेक्निक्स को यूज करके आपकी बास्केट्स, हैंडीक्राफ्ट बनाया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेट ऑफ आवर एपिसोड, उत्तराखंड। उत्तराखंड की हैंडीक्राफ्ट को हिमालयन हैंडवर्क के नाम से भी जाना जाता है। आप सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहता हूं कि हैंडीक्राफ्ट का काफी लोगों को यह कंफ्यूजन होती है कि हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो हैंडीक्राफ्ट में जो भी आप काम करते हो, जो भी आप आइटम्स बनाते हो, जो भी आपका आर्ट वर्क होता है, वो सब आपके हैंड से होता है, आपके हाथों से होता है। आप किसी भी मशीन को यूज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी मशीन यूज की जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है या टेक्नोलॉजी में आप यूज करो, दैट इज नॉट योर हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट में आप सिर्फ हैंडवर्क यूज करते हो। क्लियर? चलिए, वुड कार्विंग आपको यहाँ का, वुड कार्विंग यहाँ का काफी फेमस है उत्तराखंड का। क्लियर? सो दिस इज द वुड कार्विंग। आपने देखा होगा डोर पैनल्स, तो डोर पैनल्स जब बनते हैं तो उनमें कार्विंग की जाती है, वुड कार्विंग। तो डोर पैनल्स हो या विंडोज में भी ये यूज किए जाते हैं। क्लियर? दैट इज योर
वुड कार्विंग। सेकेंड आपका है रिंगाल बंबू वर्क, और रिंगाल बंबू वर्क में आपका बास्केट बनाई जाती है बंबू को यूज करके। क्लियर? ये बंबू विभिन्न है, यानी कि केवल बंबू का यूज किया गया है। एंड द लास्ट वन इज कॉपर यूटेंसिल्स। तो कॉपर के काफी सारे यूटेंसिल्स आपको देखने को मिलते हैं, थाली हो, ग्लास हो, प्लेट हो, सारे बर्तन, सारे यूटेंसिल्स कॉपर को यूज करके बनाए जाते हैं। क्लियर? अब ये जो बर्तन है ये आपके उत्तराखंड की जो कम्युनिटी है, जो वहां का रीजन है, उस रीजन के कल्चर को ये डिपिक्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। इस एपिसोड में हमने फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट और मटेरियल हेरिटेज के बारे में बहुत कुछ नया सीखा। इससे पहले भी काफी सारे एपिसोड्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें और आपको डिटेल में पढ़ा सकें। लेकिन YouTube पर इससे ज्यादा डिटेल में कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम अपनी क्लासेस में इन सारे टॉपिक्स को इससे भी कई गुना ज्यादा डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल जो आपको हम इन वीडियोस के थ्रू पढ़ा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी काफी सारे और हैंडीक्राफ्ट हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप NID, NIFT और UCET के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपनी प्रेपरेशन को लेकर बहुत सीरियस हो, तो फिर आपको सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना होगा। उसमें आपकी हेल्प करता है SSAC, स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब है कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से NID, NIFT और UCET के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारी जो टाइमिंग्स है वो 8 PM से 10 PM तक होती है। इसका मतलब है कि आप अपने एकेडमिक्स को बिना डिस्टर्ब किए NID, NIFT और UCET के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपने क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी डिटेल्ड मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए आप फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। तो अगर आप अपने लिए फ्री डेमो क्लासेस बुक करना चाहते हो तो मैं आपको उसके लिए 2 मेथड बताता हूं। सबसे पहला मेथड है कि आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट है ssacinstitute.in। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो तो हमारी वेबसाइट पर आपको राइट साइड में एक टैब दिखता है जिस पर लिखा हुआ है डेमो क्लास। सबसे पहले आपको इस डेमो क्लास वाले टैब पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होता है। तो इस फॉर्म में आपको अपने कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं और जैसे ही आप ये डिटेल फिल करते हो तो आपके लिए बुक हो जाती है फ्री डेमो। अब क्योंकि हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपने लिए डेमो क्लासेस बुक कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं डेमो क्लास बुक करने का दूसरा तरीका। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाया जा रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके हमें डायरेक्टली कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। अब क्योंकि ये डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इनका कोई भी चार्ज नहीं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए या फिर वेबसाइट पे जाइए और बुक कर दीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।